बात एक बार फिर से तीसरे चरण के मतदान की, जो खत्म हो चुका है और पूरे देश भर में 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हुआ। करीब 60% मतदान शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा है। और अब पिछले ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था महाराष्ट्र का हाल, गुजरात का हाल और साथ ही यूपी का हाल। अब बताते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार का हाल। हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज सिंह हैं रायपुर से, अजय भटनागर हैं भोपाल से और आशुतोष हैं पटना से। आशुतोष, सबसे पहले आपका रुख करूंगा। बिहार में 5 सीटों पर क्या रहा इस बार तीसरे चरण में मतदान का जो प्रतिशत है, क्या वो 2019 के मुकाबले उत्साहजनक है? देखिए, आज मौसम का मिजाज बदला हुआ था, इसकी वजह से सुबह में काफी भीड़ थी, तेजी से मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ा। लेकिन ओवरऑल जो अब तक 5 बजे तक का रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक 56% पोलिंग हुआ है। हालांकि अभी भी मतदाता कतार में है और जो प्रावधान है उसके मुताबिक यदि कोई कतार में खड़ा है तो अंत तक वोट कर सकता है, चाहे वो 9 बजे 10 बजे। तो फाइनल अभी आना बाकी है, लेकिन 5 बजे का जो परिणाम है उसके मुताबिक 56% 5 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुए हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है, चुनाव आयोग के अधिकारियों से जो मेरी बात हुई है उनका साफ तौर पे कहना है कि 5 से 7% का इजाफा और हो सकता है। तो 60 यदि क्रॉस करता है तो बेहतर माना जाएगा। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले अगर बढ़ोतरी की बात करें तो वो अंक तालिका में अभी भी कम है और इस बात की चिंता अभी भी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग लगातार इस बात को सुनिश्चित करने में जुटा था कि फर्स्ट टाइम वोटर को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करके वोटिंग स्थल तक पहुंचाया जाए। लगातार कोशिशें भी हुई, कई तरह के प्रयास भी हुए, टी शर्ट दिया गया, कैप दिया गया, मोटिवेट किया गया, लेकिन जो सार्थक परिणाम जिसकी हम बात कर रहे थे या चुनाव आयोग जो कोशिश करके दावा कर रहा था उसके मुकाबले अभी भी कम है। अब फाइनल आने दीजिए सुमित, और तब स्थिति स्पष्ट होगी कि थर्ड पेज कैसा रहा। लेकिन मौसम ने वोटरों को काफी सहूलियत दी है, पूरे बिहार का मौसम सुहाना रहा। ठीक है, दोबारा लौटते हैं आपके पास। अजय भट्टागर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अजय, मध्य प्रदेश में क्या रहा इस बार वोटर टर्नआउट? जो आप देख रहे हैं शाम 5 बजे तक का आंकड़ा, वो बेहतर है, उत्साहजनक है 2019 के मुकाबले? देखिए, उत्साहजनक तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 62% के लगभग मतदान हुआ है शाम को 5 बजे तक। और अगर हम 2019 की बात करें तो 66% मतदान हुआ था। तो अगर 1 घंटे का और मतदान अगर जोड़ लेते हैं तो 3 से 4% की बढ़ोतरी होती है। तो लगभग 65-66, यानी कि जितना पहले था 2019 में उतना ही बैठता है या उससे कम भी हो सकता है, उसके आसपास हो सकता है। तो जबकि चुनाव आयोग की कोशिश थी कि 66% हो, यानी 2019 से ज्यादा मतदान हो। हालांकि हमने जो कई मतदान केंद्रों का दौरा किया, बड़ी भारी संख्या में मतदाता बाहर निकले हैं, बड़ी बड़ी कतारें भी दिख रही हैं। मगर 1 बजे के बाद मतदान केंद्र जरूर थोड़े सूने रहे। कुछ मतदान केंद्रों पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है कि कई जगह भीड़ थी तो कई जगह सूने मतदान केंद्र थे। उसके बाद चूंकि भीषण गर्मी भी पड़ रही है मध्य प्रदेश में, के बाद भी राजगढ़ संसदीय क्षेत्र, यहाँ 9 संसदीय क्षेत्र हो रहा है, राजगढ़ में 72% मतदान रहा है। राजधानी भोपाल ने निराश किया है, तक भी मतदान नहीं पहुंच सका है शाम को 5 बजे। चलिए लौटते हैं आपके पास अजय। आपने जैसा बताया कि राजधानी भोपाल ने निराश किया, भोपाल में मतदान प्रतिशत कम रहा, लेकिन राजगढ़ में ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा। सियासी समीकरण की भी हम बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन पहले जल्दी से रायपुर भी लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरह का वोटिंग प्रतिशत रहा, मतदान प्रतिशत? मनोज, जो छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत रहा वो कैसा रहा 2019 के मुकाबले? पिछली बार वोट प्रतिशत था वो 63-64% का हुआ था, लेकिन इस बार 5 बजे तक की बात अगर हम करें तो 67% के लगभग यहाँ पे पोल वोट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के दुर्ग, कोरबा, जांजगीर चांपा के अलावा जो सरगुजा संभाग है, जो प्योर आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, और उस क्षेत्र को मुख्यमंत्री जो यहाँ के तत्कालिक विष्णुदेव साय हैं वो उनका क्षेत्र भी है। तो इन क्षेत्रों में 70% 70% से अधिक मतदान हुआ है। और यहाँ पे जो सुबह 7 बजे से टाइमिंग निर्धारित की गई थी यहाँ पे पोलिंग की, लेकिन जो मतदाता हैं वो 6 बजे से ही यहाँ पे आने लगे और उनको करीब 11 बजे तक तो धूप का सामना ही नहीं हुआ। 11 बजे के बाद थोड़ी सी धूप हुई थी, उसके बाद भी यहाँ का जो मौसम था वो बिल्कुल सही था। और शाम को 4 बजे के बाद तो यहाँ हल्की हल्की बारिश होने लगी है। तो इसलिए मतदाता इस बार पिछली बार की तुलना में बहुत ही चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए हैं। और इस बार का जो वोट प्रतिशत है, अगर
5 बजे के बाद का जो अगर 1 घंटे का 1 सवा घंटे का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में अगर ऐसा माना जा रहा है कि 6 से 7% तक का लगभग वृद्धि होगी, यानी ये जो वोट प्रतिशत है वो 73 के लगभग जाएगा। यहाँ ठीक है। 72 की बात करें तो ठीक है, आप इस वोट प्रतिशत के मायने क्या है, अभी जरा ये समझाइए मनोज। जहाँ वोट प्रतिशत बढ़ने का, जैसे यहाँ पे जो युवा है, खास करके इस बार का जो 13 से 14 लाख वोटर नए बढ़े हुए हैं। तो ये वोटर पहले घरों से पहले ये वोटर नहीं थे और इनका मतदान होता नहीं था, ये पहली बार है। तो अभी तक जितना था वो युवा मतदाता, और युवा मतदाता के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक योजना चलाई गई, महतारी वंदन योजना। ये महतारी वंदन योजना पिछली बार भी महिलाएं निकली थी घर से, लेकिन ये इस बार इन लोग महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो बिल्कुल तेजी से बढ़ा है। तो इस बार महिलाएं अपना घर छोड़ के, और बहुत सारी यहाँ की जो योजनाएं महिलाओं को लेके चल रही है, तो यहाँ जो महिलाओं का वोट प्रतिशत है उसमें भी वृद्धि हुई है, और युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनके भी वोट उसमें ओवरऑल आप छत्तीसगढ़ में मान रहे हैं कि आदिवासी, महिलाएं और युवा, ये 3 हैं जो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं जीत हार में। जी, पहले नंबर पे आती हैं छत्तीसगढ़ की महिलाएं, जो यहाँ के जनादेश में उनकी जो भूमिका होगी वो बेहद अहम होगी। दूसरे नंबर पे आते हैं युवा वोटर, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और उसके बाद जो कई बार से वोट कर रहे हैं युवा वोटर हैं, जो 25 से 30 या 35 के बीच में है। इन लोगों के जो वोट का प्रतिशत है वो, या वोट देने का जो उत्साह है वो बहुत ही एक आश्चर्यजनक है। इस बार, पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था, हम लोग भी देखे थे कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो मतदान केंद्र थे, मतदान केंद्रों में कभी 4 लोग दिखते थे, कभी 10 लोग दिखते थे, लेकिन इस बार सुबह 7 बजे से क्या 6:30 बजे से ही लोगों का हुजूम था, जो पूरे दिन चला है। कई ऐसे बूथ तो अभी रायपुर में और कई दुर्ग में और बिलासपुर में कई ऐसे बूथ हैं। अजय भटनागर हमारे साथ हैं भोपाल से। अजय, दिग्गजों की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, ये 2 बड़े चेहरे, और इन दोनों बड़े चेहरों की भी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। चेहरों पर वोटिंग हुई या मुद्दों पर वोटिंग हुई? और जो वोटिंग टर्नआउट की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा राजगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, भोपाल में कम। शहरी क्षेत्र में क्या मतदान कम हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान ज्यादा हुआ है, और इसके मायने क्या हैं, और किन वर्गों ने ज्यादा मताधिकार का इस्तेमाल किया? देखिए, दिग्गजों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से हैं, और वहीं विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़े कद्दावर नेता हैं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के। इसके साथ साथ एक और कद्दावर नेता है जो राजगढ़ से हैं, दिग्विजय सिंह। तो 3 कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं इस थर्ड फेज में, और जो 9 संसदीय सीटें हैं, और इन तीनों ही नेताओं की साख दांव पे लगी है। और कहीं ना कहीं 72% से ज्यादा मतदान 5 बजे तक अगर राजगढ़ में होता है तो दोनों ही अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं गुना में भी मतदान अच्छा हुआ है, विदिशा में भी मतदान ठीक हुआ है। अगर हम इन 3 दिग्गज मुद्दों की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दे के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी हावी थे, मगर जब चेहरा सामने आ जाता है, वो बड़े कद्दावर नेता का चेहरा सामने, निश्चित तौर पर वो गारंटी देते हैं। उधर पे बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी जी की भी गारंटी चल रही थी, और तमाम सारे जो स्टार प्रचारक थे वो भी बीच में आए थे अपने स्टार प्रचार करने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मगर तरफ से केवल मुरैना में रोड शो किया है, राहुल गांधी ने सिर्फ शहडोल और भिंड में ही सभा की है। इसके अलावा फिर अब वो 4th फेज के लिए सभा की है, मगर कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की कहीं कमी रही। तो मुद्दे राष्ट्रीय भी थे, स्थानीय भी थे, मगर चेहरा एक बड़ा था दिग्गजों के क्षेत्र में, खासतौर से जैसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो हम आज बुधनी क्षेत्र में भी थे। जैत जो उनका गृह था, शिवराज सिंह चौहान बोलबाला है पूरे बुधनी क्षेत्र में। जो क्या विदिशा में शिवराज मामा कहलाते थे, महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखी? निश्चित तौर पर महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आई हैं, और ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो मतदाता हैं वो भी बढ़ चढ़ के सामने। ठीक है, मोदी सरकार को, उनके कामकाज को देखा है, तो मुद्दों के साथ साथ चेहरा भी एक बड़ा फैक्टर कहा जा सकता है इस पूरे चुनाव में। जी
चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, मैं आता हूं आपके पास। बिहार में किस तरह का वोट प्रतिशत अगर जो रहा है उसके मायने क्या हैं, और चूंकि मिथिलांचल की ज़्यादातर सीटें आज तीसरे चरण में मतदान हुआ है, तो मिथिलांचल में तो पिछली बार बीजेपी का दबदबा रहा, एनडीए का दबदबा रहा। इस बार क्या हवा का रुख है, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा अलग अलग सीट पर जो दिग्गजों की किस्मत का फैसला हुआ है वो आपको दिखाते हैं। गांधीनगर की बात करें, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के प्रत्याशी, बतौर प्रत्याशी, और लगातार यहां से जीत मिलती रही है बीजेपी को। इस बार फिर अमित शाह और सामने सोनल पटेल। 59 साल के हैं अमित शाह, सामने 64 साल की सोनल पटेल। आप एजुकेशन की बात करें, ग्रेजुएट हैं अमित शाह, सोनल पटेल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और संपत्ति 65.67 करोड़ रुपए अमित शाह की संपत्ति, जबकि सोनल पटेल की 17.60 करोड़ रुपए। ये अलग अलग दिग्गजों की अलग अलग जो हाई प्रोफाइल सीट है उसकी हम बात करें। पोरबंदर गुजरात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की किस्मत का यहां फैसला। ईवीएम में बंद हो चुका है। 51 साल की उम्र है, डॉक्टरेट की पढ़ाई की इन्होंने। 7.95 करोड़ रुपए संपत्ति है। जबकि सामने ललित वसोया, यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी भी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। 62 साल उम्र है इनकी, 12वीं पास है एजुकेशन इनकी, और 2.57 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। गुना की बात करते हैं। गुना मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट, और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले कांग्रेस में थे, अब फिर बीजेपी में आ गए, और इनके खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह यादव सामने खड़े थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस राव यादवेंद्र सिंह यादव। 53 साल की उम्र है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और सबसे अमीर कैंडिडेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। 424.75 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। जबकि 39 साल के यादवेंद्र सिंह हैं, इनके सामने पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है, और 1.91 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। विदिशा की बात करते हैं। विदिशा भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, और इनकी किस्मत का फैसला हो गया है आज ईवीएम में बंद। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ यहां राजीव गांधी के करीबी प्रताप भानु शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बनाम प्रताप भानु शर्मा। शिवराज सिंह चौहान की उम्र 65 साल, पोस्ट ग्रेजुएट है, और 8.99 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति। जबकि सामने 76 साल के प्रताप भानु शर्मा ग्रेजुएट प्रोफेशनल हैं, और इनकी संपत्ति 7.02 करोड़ रुपए। राजगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश के राजगढ़ की भी सीट बहुत अहम है। यहां दिग्विजय सिंह हैं, और दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी के मौजूदा सांसद रोडमल नागर हैं। दिग्विजय सिंह वर्सेस रोडमल नागर। राजगढ़ में सबसे ज्यादा बंपर वोटिंग मध्य प्रदेश में यहां पर हुई है। 72% आंकड़ा शाम 5 बजे तक आ गया है। 77 साल उम्र है दिग्विजय सिंह की, और ग्रेजुएट प्रोफेशनल हैं एजुकेशन में, और इनकी संपत्ति है 50.24 करोड़ रुपए। जबकि सामने 63 साल के रोडमल नागर और ग्रेजुएट हैं, इनकी संपत्ति है 6.55 करोड़ रुपए। बारामती आपको ले चलते हैं। महाराष्ट्र के बारामती की जो सीट है, बारामती लोकसभा क्षेत्र, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि यहां पवार परिवार के बीच वॉर था। तो बारामती में हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम रहा। बारामती में सुप्रिया सुले हैं, और उनके खिलाफ उनकी भाभी यानी शरद पवार की बहू अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं। अब सुप्रिया सुले वर्सेज सुनेत्रा पवार। एनसीपी जो शरद पवार गुट है उससे सुप्रिया सुले यहां पर खड़ी हैं, और सुनेत्रा पवार जो एनसीपी अजित पवार गुट है। दोनों की संपत्ति और उम्र और जो एजुकेशन है वो हम आपको बता रहे हैं। 54 साल की हैं सुप्रिया सुले, ग्रेजुएट हैं। 166.52 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है, जबकि 127.60 करोड़ रुपए सुप्रिया की संपत्ति है। सतारा हम लिए चलते हैं। सतारा में क्या स्थिति है? सतारा महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण सीट। छत्रपति उदयनराजे के खिलाफ यहां मजदूर नेता शशिकांत शिंदे, छत्रपति उदयनराजे भोसले वर्सेस शशिकांत शिंदे। 58 साल उम्र है इनकी, और 12वीं पास एजुकेशन है छत्रपति उदयनराजे भोसले की। 223.12 करोड़ रुपए संपत्ति है। जबकि शशिकांत शिंदे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 61 साल उम्र है, ग्रेजुएट हैं, और साथ ही इनकी संपत्ति 53.58 करोड़। रत्नागिरी की बात करते हैं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जो एक लोकसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र की। यहां पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ मौजूदा सांसद विनायक राउत हैं। नारायण राणे बनाम विनायक राउत, और 72 साल उम्र है नारायण राणे की। 10वीं पास हैं
एजुकेशन इनकी 108.87 करोड़ रुपए संपत्ति है। 70 साल के विनायक राउत हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है और 6.46 करोड़ रुपए संपत्ति है। तो अलग अलग सीटों का हम पूरा डिटेल बता रहे हैं। जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया है। आप बिहार का रुख करेंगे, 5 सीटें थी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा या खगड़िया की बात करें। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज है उसके मायने क्या निकाले जाए? मिथिलांचल की सीटें तो बीजेपी लगातार जीती रही है, इस बार मिथिलांचल में हवा का रुख क्या रहा? अपने तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वोटरों ने इस बार दोनों गठबंधनों को कंफ्यूज किया है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो। वोटरों का जो टर्नआउट कम हुआ है, इसका खामियाजा दोनों दल भुगतेंगे और अभी तक ये कंफ्यूज है कि किनके वोटर बूथ तक नहीं पहुंचे। अगर पहले चरण दूसरे चरण की बात करें तो इस बात को लेकर चर्चाएं जोरों पे थी कि महागठबंधन के नेता ये आरोप बीजेपी को लगा रहे थे कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था, इसकी वजह से बीजेपी के वोटर आक्रोश होने की वजह से वोट तक नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के तरफ से आरोप लगाए गए कि आरजेडी में जो मुस्लिम फैक्टर है वो मोदी के प्रभाव की वजह से, कि मोदी तो जीतेंगे ही इसलिए मुसलमान नहीं पहुंचे, और इस बात का बजाते आकलन किया गया। दोनों गठबंधनों की तरफ से वोटरों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथों तक पहुंचाने की कोशिश हुई, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या बीजेपी के नेता हो, लगातार अपील करते रहे, लेकिन वोटरों ने तीसरे चरण तक कंफ्यूज किया है। चुनाव आयोग लगातार कोशिश करते रहा कि वोटरों की संख्या बढ़े, इसके लिए तरह तरह के प्रयास भी किए गए, लेकिन 2019 की तुलना में अभी भी वो परसेंटेज हासिल चुनाव आयोग को नहीं हो सका है जो अनुमान था। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों घटक दल अभी भी कंफ्यूज है कि जो वोटर पहुंचे हैं वो किनके पहुंचे हैं और किनके अस्वस्थ वोटर बूथ तक न पहुंच के उनको परेशानी खड़ा कर सकते हैं। तो इस बात का भी आकलन हो रहा है। और तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में भी कमो बेश वही हालात देखने को मिल रहा है। 2019 की तुलना में इस बार भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ने की उम्मीद नहीं है, और यदि थोड़ी बहुत बढ़ी भी तो मामूली बढ़ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि वोटरों की संख्या बढ़ी है और परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, तो वो कौन से वोटर हैं जो बूथ तक नहीं पहुंच रहे हैं। जी चलिए, बने रहिए हमारे साथ। अजय भट्टागर हमारे साथ जुड़े हुए भोपाल से। अजय, हमने जो तमाम दिग्गजों की प्रोफाइल हमने बताई उसमें दिग्गज ज़्यादातर मध्य प्रदेश में ही नजर आए, और दिग्गज ऐसे कि लगातार मध्य प्रदेश की सियासत में दमखम रखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, दिग्विजय सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, क्या ये चेहरे फैक्टर रहे अपनी सीट के अलावा बाकी सीटों को लेकर भी? देखिए, सबसे पहले हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो 2019 का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे और हार गए थे भारतीय जनता पार्टी के केपी यादव से, और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बार वो चुट हुए तो इस बार बहुत संभल के वो चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरा परिवार, चाहे अगर देखें तो उन प्रियदर्शनी राजे के आर्यन, ये सब एक साथ पूरा परिवार सामने सब था जो कि वोटरों के बीच गए थे और मत मांगे थे। तो काफी हाई प्रोफाइल चुनाव हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख एक बार धुल चुकी है और अब दूसरी बार वो साख दांव पे लगी हुई है, और किसी भी कीमत पे वो ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ग्राउंड पर उतर के जो मेहनत की है वो सबके सामने, लगातार वो लोगों के बीच गए हैं। जो कुछ दूरी बन गई थी उस दूरी को खत्म करने का प्रयास ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से हुआ है। वहीं अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, 4 बार, और विदिशा से वो एक बार पहले भी वो सांसद रह चुके हैं। अब लगातार इतने समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद एक बड़ा चेहरा तो निश्चित तौर पे है ही। और विदिशा संसदीय सीट की बात करें तो 3 जिलों में ये संसदीय सीट है और 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, तो बड़ा ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय आपका, और साथ ही हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए थे और मनोज भी जुड़े हुए थे रायपुर से। बहुत शुक्रिया।